गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आपका फिर से जॉब मास्टर में। आज हम फिर से साइंस का एक नया सेशन आपके सामने करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी। अब देखेंगे कि सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में हम कौन कौन से टॉपिक आज कवर करेंगे। तो आइए, सबसे पहले है आपका टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। उसमें हम करेंगे सेल क्या होता है, फिलामेंट क्या होता है, स्विच क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में हम डीपली आज पढ़ेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम अपनी पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है ये तो सभी बच्चों को पता है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो आप जानते ही हो कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड तो आपने सुना ही है ना। अब देखो, घर में छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज तक जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होती है, यूज होती है। चाहे आपका मोबाइल फोन है, चाहे आपका लैपटॉप है, चाहे कंप्यूटर है, चाहे टीवी है, चाहे जनरेटर है, कुछ भी है, इस सब में क्या यूज होती है, इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो क्या होगा? क्या आपके पास जितनी भी चीजें हैं आप उनका अच्छे से यूज कर सकते हो? कभी भी नहीं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है ये बहुत ही जरूरी एक हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। आज इसी के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी इज द प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन वन डायरेक्शन। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, मूव करते हैं। अब वो कैसे करते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। अब कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जी किसकी फॉर्म में पाई जाती है, एनर्जी की फॉर्म में। दैट वी यूज टू पावर मशीन्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ये पावर मशीन्स में और इलेक्ट्रिकल जितने भी इक्विपमेंट है वहां क्या कौन यूज होती है, इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका क्या फिनोमिना है वो हम आगे करते हैं। तो नेक्स्ट करेंगे हम सेल। अब कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में पहले पढ़ लो, फिर आगे इसके यूज होंगे। अब सबसे पहले सेल क्या होता है, ठीक है। अब सेल क्या है? A cell is a single unit device that converts chemical energy to electrical energy। देखो, आपने रिमोट देखे होंगे, ठीक है। रिमोट में क्या होता है, वो कब चलता है, जब आप उसमें क्या डालते हो, सेल डालते हो, ठीक है। अब जो सेल है वो क्या है, एक सिंगल यूनिट डिवाइस है जिसमें जो आपकी केमिकल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब कभी आपने अगर सेल देखा हो तो उसके दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और इसका जो सिंबल है वो इस तरीके से है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे बैटरी। अब बैटरी क्या होती है, आपको पता है बैटरी क्या होती है? जब आप दो या दो से ज्यादा सेल को कंबाइन करते हो, जोड़ते हो, तो एक बैटरी बनती है। जो क्या बनती है, बैटरी, जो क्या करती है, पावर को आगे सप्लाई करती है, ठीक है। बैटरी इज अ कलेक्शन ऑफ सेल। अब जैसे डायग्राम में आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 सेल को जब हमने कंबाइन किया, सेल्स की कलेक्शन की, तो क्या बनती है आपकी बैटरी, ठीक है। That converts chemical energy into electrical energy। जो क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। कौन करती है, बैटरी। आई होप आपको सेल और बैटरी का कंसेप्ट समझ आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं आगे। अगला टॉपिक है हमारा, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है फिलामेंट। फिलामेंट जो है ना बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें आपके कई कंसेप्ट पेपर में पूछे जाते हैं। अब फिलामेंट क्या होता है? अब फिलामेंट वर्ड जो है ना वो बल्ब में होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो बल्ब है वो ग्लो कैसे करता है, वो हीट कैसे करता है, वो टंगस्टन की वजह से क्या करता है, हीट करता है, ठीक है। फिलामेंट इज द थिन वायर फिक्स्ड इन
of the bulb connected to the two spotting wires. फिलामेंट जो है वो थिन वायर है जो बल्ब से क्या होती है, कनेक्टेड होती है. The bulb glow through the filament. जो आपका जो बल्ब है ना वो ग्लो कैसे करता है, वो पूरे कमरे में इतनी रोशनी कैसे करता है, फिलामेंट के थ्रू. If the filament of the bulb break its fuse, अगर जो आपका फिलामेंट है वो बल्ब से टूट जाए, उसका कनेक्शन उसके साथ टूट जाए, तो क्या होगा, जो आपका बल्ब है अब वो फ्यूज हो गया, काम करना क्या हो गया उसका बंद. अब वो ग्लो ही नहीं करेगा. अब वो ग्लो नहीं करेगा तो मतलब अब वो क्या कर रहा है, लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा. एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझ लो, कई बार इस रिलेटेड क्वेश्चन आ जाती है कि फिलामेंट जो है ना, एक तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, हाई होती है. दूसरा इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई, जिसकी वजह से ये क्या करता है, इसकी वजह से आपका जो बल्ब है वो क्या करता है, ग्लो करता है. आगे करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक अपना. नेक्स्ट टॉपिक है स्विच. अब स्विच क्या होता है, अब स्विच का काम क्या होता है. देखो आपके घर में स्विच लगे होते हैं, ठीक है, फैन का स्विच है, एलईडी का स्विच है. क्या होता है, जब आप किसी भी स्विच को, मान लो कि आपने फैन अब ऑन करना है, तो आप स्विच को क्या करोगे, ऑन करोगे. जब आप स्विच को ऑन करोगे तो जो आपका पंखा है वो चलना शुरू हो गया. बट जब आपने स्विच को क्या कर दिया, बंद कर दिया, ऑफ कर दिया, तो आपका जो फैन है वो काम करना भी बंद कर दिया. तो क्या हुआ, जब हमने स्विच को ऑन किया या ऑफ किया तो ये जो हमारी प्रोसेस है वो रुकना या चलना शुरू होती है. ठीक है. A switch is a simple device that break or complete a circuit. एक पूरा सर्किट होता है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगी. सर्किट क्या होता है, एक पूरा सर्किट होता है जो किस पे डिपेंड करता है, आपके स्विच पे. अगर आपका स्विच ऑफ होगा तो जो आपका सर्किट है वो टूट जाएगा, आपका जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये जो कोई चीज़ है वो काम करना बंद कर देगी. बट जब आपने स्विच को क्या कर दिया, आपने स्विच को ऑन किया, तो आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया. अब कंप्लीट होने के बाद करंट जो था वो फ्लो करना शुरू हुआ. जैसे करंट फ्लो होना शुरू हुआ, आपकी जो चीज़ थी वो प्रोसेसिंग में आ गई, वो काम करना क्या होगी, शुरू होगी. तो यही लिखा है, a switch is a simple device that break or complete a circuit to stop to start flow of current. कि स्विच एक ऐसा सिंपल डिवाइस है जो किसी भी सर्किट को तोड़ने का या कंप्लीट करने का काम करता है. ठीक है. वन दिस स्विच, आगे जो आपका स्विच है ना वो इस तरीके का उसका सिंबल है. अगर ये है, इसका मतलब जो आपका स्विच है वो क्या है, ऑन. और अगर आपका इस तरीके से है, इसका मतलब आपका स्विच क्या है, ऑफ. ठीक है. नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे. अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट. अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना हमें. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट होता क्या. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो. जब आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं किसी भी सर्किट में. तो आपको पता है कि सर्किट में हमें क्या चाहिए होती है, वायर, उसमें सेल लगा होता है. ठीक है. स्विच लगा होता है. आपका ये अब क्या है, एक सर्किट है, और यहाँ पे आपका एक बल्ब लगा है. क्या होगा, जब मैंने स्विच को ऑन किया तो ये जो बैटरी थी इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, तो करंट क्या, फ्लो करना शुरू कर दिया. और जब करंट फ्लो करना शुरू हो गया तो आपका जो बल्ब है वो क्या करेगा, ग्लो करेगा. बट क्या होगा, जब मैंने आपके स्विच को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया. ठीक है. स्विच को क्या किया, ऑफ किया, तो आपका सर्किट क्या हो गया, ब्रेकडाउन, जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे. अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा. करंट प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा. ठीक है. तो यही चीज लिखी गई है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. एंड इलेक्ट्रिक करंट इज फॉर्म्ड बाय मूविंग चार्ज. चार्ज जब मूव करते हैं, फ्लो करते हैं, तो आपका क्या बनता है, करंट बनता है. करंट की डेफिनेशन भी यही है. एंड इलेक्ट्रिक करंट इज अ मेजर टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि कितने एरिया में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मूव कर रहा है या फ्लो कर रहा है. इसका फॉर्मूला
चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। अब जो आपका Ti है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q जो है वो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, T जो है वो आपका कितना टाइम है, मतलब कितने टाइम में किसी भी सर्किट में कितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ। अब आपको पता है कि इसकी एसआई यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक करंट की वो क्या होती है, एम्पियर। अब किसी भी सर्किट में कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एमीटर। एमीटर का काम क्या होता है, करंट को मेजर करना, ठीक है। और यहाँ पे और हमेशा याद रखना, इसको हमेशा हम किस फॉर्म में लगाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। इतना आपको समझ आ गया कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है आपका, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कि जब भी आप स्विच को ऑन करते हो तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो करना शुरू होते हैं, और जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करते हैं तो आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, प्रोड्यूस। जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है तो आपकी कोई भी चीज़ जो है वो वर्किंग करना शुरू कर देती है, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, एमीटर। और इसको आप किससे मेजर करते हो, एमीटर से, और ऐसा यूनिट इसकी एम्पियर होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे, आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। ओम्स लॉ क्या होता है, जो ओम्स लॉ क्या करता है कि दो चीजों का रिलेशन बताता है। किन दो चीजों का रिलेशन बताता है, ओम जो है वोल्टेज और करंट का। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, अब जो इसमें V है ना वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मान लो ये आपके दो पॉइंट है और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज पड़ा है। जब हम यहाँ से यहाँ तक किसी पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हैं और उसमें कितना वर्क डन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट व्हेन करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर अंडर रिमेन, कि जो आपके पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट की। जितना करंट प्रोड्यूस होगा उतनी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन बनाने के लिए हम एक चीज यूज करते हैं, रेजिस्टेंस। आर क्या है हमारी, रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या होती है, रुकावट। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, रुकावट। जो किसी भी चीज में रुकावट लाती है, करंट को फ्लो करने में क्या करती है, दिक्कत। तो रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या है, करंट को ब्लॉक करना, करंट को रोक के रखना। तो रेजिस्टेंस का काम क्या है, किसी भी सर्किट में रुकावट पैदा करना। अब इसमें ऐसे यूनिट्स क्या होती हैं, ओम, जिसका सिंबल ये है। अब कहते हैं कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं, सबसे पहले लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ की, कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी आपकी रेजिस्टेंस। सेकंड फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि जो आपकी रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/एरिया की। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा तो एरिया कम, और अगर रेजिस्टेंस कम तो एरिया ज्यादा। मटेरियल, अब नेचर कैसा है किसी भी मटेरियल का, रेजिस्टेंस उस पर भी डिपेंड करती है। उसका टेम्परेचर कैसा है, रेजिस्टेंस उस पर भी डिपेंड करती है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिस पे आपकी रेजिस्टेंस क्या करती है, डिपेंड करती है। सबसे पहले कंडक्टर की लेंथ, उसका एरिया, उसका नेचर और उसका टेम्परेचर। अब इसका फॉर्मूला देखिए, तो जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L/A के। मैंने आपको बताया अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो क्या बन गई, रो। अब ये जो रो है ये क्या है, रेजिस्टिविटी। जैसे आपकी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है ना, बट रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती, उसे किसी से कोई मतलब होता ही नहीं है, ठीक है। वेयर इसमें R आपकी रेजिस्टेंस, रो आपकी रेजिस्टिविटी, L आपकी लेंथ और A आपका एरिया। तो ये था आपका ओम्स लॉ। नेक्स्ट करेंगे अब हम आगे हीटिंग इफेक्ट। अब हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, अब हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, देखो
आप जब फोन को चार्जिंग पे लगाते हो तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, आपका फोन क्या करता है, जब उसको हाथ लगाते हो तो आप देखते हो कि वो गर्म हुआ, मतलब उसने क्या प्रोड्यूस की, हीट। अब ये हीट कैसे प्रोड्यूस हुई होगी, तो हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, जब भी किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो रेजिस्टिविटी हुई। अब रेजिस्टिविटी क्या करेगी, जितनी रेजिस्टिविटी होगी वो उतनी ही ज्यादा क्या प्रोड्यूस करती है, हीट। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट। The heating effect of electric current is used to electrical appliances. Heating effect कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रिकल appliances। कौन कौन से, इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक आपकी आयरन है, ठीक है, आपका रूम हीटर है, इमर्शन हीटर है, तो इन सब में क्या यूज होती है आपकी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब हीट प्रोड्यूस होना, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, H equals to I square R T। अब इसमें H क्या है, हीट एनर्जी, कितनी हीट एनर्जी कितनी अप्लायंसेस में क्या हुई है, प्रोड्यूस हुई है, उसे हम क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी। आई आपका पता है इलेक्ट्रिक करंट, टी जो है वो टाइम है, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट यही है कि जब भी करंट फ्लो करता है तो उसके जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करते हैं तो वो रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, जब ये रेजिस्टेंस पैदा होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, आपकी हीट प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका अगला फ्यूज। अब फ्यूज क्या होता है, जो फ्यूज है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। ऐसा कोई घर नहीं आपको मिलेगा, ऐसी कोई जगह नहीं होगी यहाँ पे फ्यूज का यूज ना होता हो। तो फ्यूज जो है वो आपका एक सेफ्टी डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस का काम करता है। तो इट इज द इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस व्हिच प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम ओवरकरंट। जब हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में ज्यादा करंट आता है ना, ज्यादा ओवर करंट आता है, तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या करता है, उसको रोकने का काम करता है, ठीक है। किसी भी सर्किट में ओवर करंट को रोकने का काम कौन करता है, फ्यूज। ये आप देख सकते हो फ्यूज, ठीक है। अब कहते हैं कि ये जो फ्यूज है इसकी हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अब जो फ्यूज की वायर है ना वो किससे बनी होती है, आपकी जो फ्यूज की वायर है वो आपकी एलॉय से बनी होती है। एलॉय मतलब टिन और लेड, ठीक है। टिन जो है वो 75% कंपोजिशन में पाया जाता है, लेड जो है वो 25% कंपोजिशन में पाया जाता है। मतलब सबसे ज्यादा टिन मिलता है आपको और उससे कम लेड, और दोनों के जो दोनों है ना वो 200 डिग्री पे मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्यूज के बारे में। और एक चीज, फ्यूज को हमेशा आपने सीरीज में लगाना है, फ्यूज को हमेशा आपने सीरीज में लगाना है। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन लाइव वायर। फ्यूज को आपने हमेशा लाइव वायर के साथ क्या करना है, कनेक्ट करना है। लाइव वायर जो है वो पॉजिटिव होती है एंड नॉट इन न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर के साथ इसको आपने कभी भी कनेक्ट नहीं करना। न्यूट्रल वायर आपकी क्या होती है, नेगेटिव। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस में आपको फ्यूज को हमेशा लाइव वायर के साथ क्या करना है, कनेक्ट करना है, और न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट नहीं करना। Next है, a fuse is always connected in beginning of the circuit before any appliances is connect। हमेशा सर्किट में जो फ्यूज है ना वो आपको हमेशा सबसे पहले लगाना है, और जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है ना फिर उनको आपने बाद में लगाना है। मतलब सबसे पहले आप फ्यूज लगाओगे फिर बाकी अप्लायंसेस लगाओगे, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अगला। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब है कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तब तक वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी को शो करेगी। बट जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना बंद कर दिया, करंट फ्लो होना बंद हो गया, वो जो चीज थी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही थी, अब वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना क्या कर देगी, बंद। मतलब कहने का मतलब है कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी उसको मिल रही है
तब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। जब इलेक्ट्रिसिटी बंद होगी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगी। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऐसे कि डायग्राम में देखो, एक हमने कील लिया, उसको हमने कॉपर की वायर से क्या कर दिया, लपेट दिया। ठीक है, लपेट दिया मतलब आपने उसको रैप कर दिया, गोल गोल करके आपने उसको रैप किया और उसको आपने बैटरी के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब देखो, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया तो आपका सर्किट कंप्लीट हो गया, उसको करंट मिलना शुरू हो गया। अब करंट फ्लो कर रहा है तो वो किसके जैसा बिहेव करेगी, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। अब मैंने क्या किया, छोटे कील उसकी तरफ रख दिए तो उसने क्या किया, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट किया। जैसे ही मैंने इसका कनेक्शन ब्रेक किया, ये जो कील इसके साथ लगे थे ना, अब वो बिखर जाएंगे। क्यों बिखरेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अब नहीं मिल रही, करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो अब वो जो मैग्नेट की तरह बिहेव शो कर रही थी, अब वो मैग्नेट की तरह बिहेव शो नहीं करेगी, जिसके कारण जो कील उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे अब वो नीचे गिर जाएंगे। तो यही चीज लिखी है, अ करंट कैरिंग कॉइल wrapped with an insulating wire on a piece of iron is called electromagnet। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये आपकी स्ट्रॉन्ग और टेम्परेरी मैग्नेट होती है। टेम्परेरी मतलब आपको पता चल ही गया है कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी पर दे रहे हो तब तक वो आपको क्या कहते हैं, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, और जब उसको आपने इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी, ठीक है, तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगी। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज डिवाइसेस में, टॉयज में, क्रेन्स में, इन सब में इसका क्या होता है, यूज होता है। अब कुछ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, ये तो मैंने पिछले सेशन में भी आपको बताया था कि कंडक्टर क्या होते हैं, जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, पास करते हैं, और इंसुलेटर क्या होते हैं, जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन सी है, टैप वाटर है, लेमन है, विनीगर है, सॉल्ट वाटर है। ठीक है, और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन से हैं, जैसे आपका शैम्पू हो गया, शुगर हो गया, हनी हो गया, डिस्टिल्ड वाटर हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया और केरोसिन हो गया। तो ये कुछ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थे, जिनमें कुछ गुड कंडक्टर थे और जिनमें कुछ आपके पुअर कंडक्टर थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे अगला टॉपिक। अगले टॉपिक पे चलेंगे, केमिकल इफेक्ट। अब ये केमिकल इफेक्ट क्या होता है, अब केमिकल इफेक्ट का मतलब क्या है, जिसको पढ़ेंगे कि अब ये केमिकल इफेक्ट होता क्या है। तो जैसे सबसे पहले आप एक देख लो कि मैंने डायग्राम लिया है, इसमें मैंने दो रोड डाली है। ठीक है, एक जो इलेक्ट्रोड है वो आपकी कॉपर इलेक्ट्रोड है, दूसरी जो आपकी रोड है वो आपकी ब्रास इलेक्ट्रोड है। ठीक है, अब एक बैटरी है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है, ये जो पॉजिटिव शो है ये आपकी कैथोड है, इसको आप क्या बोलते हो, कैथोड, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये आपका क्या है, एनोड। फिर से देखिए, ये आपकी कॉपर इलेक्ट्रोड है, ये ब्रास इलेक्ट्रोड है, ये आपका बैटरी का सेटअप है, नेगेटिव आपकी एनोड है और पॉजिटिव आपकी कैथोड है। अब ये जो सोल्यूशन लिया है, अब ये सोल्यूशन मैंने लिया है कॉपर सल्फेट का। किसका लिया है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो केमिकल इफेक्ट क्या होता है, जब किसी भी केमिकल सोल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो क्या होता है, देखो अब मैंने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया, अब जब मैंने उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की तो क्या हुआ, ये जो आपका कॉपर सल्फेट है ये आपका ब्रेक डाउन हो गया। कॉपर जो था वो +2 और सल्फेट जो था वो -2 में टूट गया, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस बनने के होंगे शुरू। अब ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स आयंस है ना, ये किस तरफ जाएंगे, नेगेटिव की तरफ, और ये जो नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस हुए हैं ये किस तरफ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। और जब ये जाएंगे तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करना शुरू हो जाएंगे, और जब ये मूव करना शुरू हो जाएंगे तो ये प्रोसेस होनी आपकी शुरू हो जाएगी।
तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल इफेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका इस सेशन का लास्ट टॉपिक है चार्जिंग बाय रबिंग, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चार्जिंग बाय रबिंग क्या है? चार्जिंग बाय रबिंग का मतलब है कि जब आप दो चीजों को रगड़ती हो ना, तो रगड़ने के बाद उस पर चार्ज प्रोड्यूस होती है। अब ये चार्ज प्रोड्यूस कैसे हुए दो चीजों को रगड़ने पे? देखो, जब भी आपने दो चीजों को रगड़ा ना, तो फ्रिक्शन हुई, फ्रिक्शन की वजह से उन दोनों में क्या प्रोड्यूस हुए, चार्ज। ठीक है, चार्ज प्रोड्यूस हुए। तो चार्जिंग बाय रबिंग यही है कि इन दिस मेथड इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आर एक्वायर्ड ऑन बॉडीज व्हेन रब्ड विद ईच अदर। जब आप किसी दो चीजों को रब करते हो तो उसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, फ्रिक्शन की वजह से उस पर क्या आते हैं, चार्ज। अब एक एग्जांपल ली है कि आपने क्या किया, एक ग्लास रोड ली, ग्लास रोड पे कोई चार्ज नहीं है, और आपने एक सिल्क का कपड़ा लिया, सिल्क के कपड़े को जब आपने उसको अच्छे से रगड़ा तो क्या हुआ, उसके ऊपर चार्ज आ गया। ठीक है, उसके ऊपर क्या आ गया, अब चार्ज। एक हम छोटे होते एक्टिविटी भी करते थे कि जब हम स्केल को अपने सर पे रगड़ते थे, फिर छोटे छोटे कागज को उसकी ओर अट्रैक्ट करते थे, तो वो क्या होते थे, उसके साथ चिपक जाते थे। ये क्यों होती थी ऐसी प्रोसेस? जब हम स्केल जो था ना हमारा, अभी वो अनचार्ज है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बट जब उसको हमने अपने सर के ऊपर रब किया तो रब करने से क्या हुआ, फ्रिक्शन की वजह से उसके ऊपर क्या आ गए, चार्ज। अब जब उसके ऊपर चार्ज आ गए तो वो क्या करेगी, पेपर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। एक पॉइंट लिखा गया है, इफ अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्राउन नियर एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट देन ए चार्ज ऑफ ऑपोजिट नेचर इज जनरेट ऑन द नियर बाय ऑफ द uncharged object and a charge of similar nature is generated on a distant surface। मान लो कि एक बॉडी के ऊपर चार्ज नहीं है, दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज है, जब वो उसकी रिलेशन में आएगी, जब उसके पास आएगी, कांटेक्ट में आएगी, तो जो अनचार्ज बॉडी थी उसके पास भी क्या हो जाएगी, चार्ज आने शुरू हो जाएंगे। तो आज का सेशन इतना ही था। होप करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। अब नेक्स्ट सीरीज के साथ हम अगली सीरीज में आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू।